बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 7 पे। इस क्वेश्चन में कह रहा है इन अ लाइब्रेरी 2/5 ऑफ द टोटल बुक्स आर हदीस बुक्स, 3/4 of the remaining books are mathematics books, then 642 book remaining are on the other subject. Find the total number of books in the library. So हमारे पास कंडीशन इस तरह है कि 2/5 इतना हिस्सा कौन से बुक्स का है लाइब्रेरी में, हदीस बुक्स पढ़े हुए हैं। कितने हिस्से में? 2/5 के हिस्से में, ठीक है। फिर 3/4 ऑफ द रिमेनिंग बुक्स आर मैथमेटिक्स। जब टोटल नंबर ऑफ बुक्स से हम ये हदीस बुक्स माइनस करें, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करें, तो जो बुक्स बाकी बचते हैं उसको हम बोलते हैं रिमेनिंग बुक्स, ठीक है। तो वो रिमेनिंग बुक्स में 3/4 हिस्सा जो है वो किस बुक्स का है? मैथमेटिक्स के बुक्स का है, ठीक है। फिर ये इनके अलावा हदीस और मैथमेटिक्स के बुक्स के अलावा जो बुक्स बचते हैं वो कितने हैं? 642, और वो दूसरे सब्जेक्ट्स पर हैं। तो हमें ये मालूम करना है कि लाइब्रेरी में कुल कितने बुक्स पड़े हुए हैं, ठीक है। तो हम ये मालूम करेंगे, आइए देख लेते। तो मैंने इस तरह लिख लिया, लेट द टोटल नंबर ऑफ बुक्स। कितने बुक्स है वो तो हमने मालूम करने हैं, वो हमें पता नहीं है कि कितने बुक्स लाइब्रेरी में पड़े। तो जो भी चीज़ हमें मालूम नहीं हो अलजेब्रा में उसको हम एक्स का नाम देते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या नाम देंगे? एक्स का नाम देंगे कि टोटल नंबर ऑफ बुक्स क्या है? एक्स है, ठीक है। फिर बाद में इसे मालूम करेंगे। फिर इस एक्स में से कितना हिस्सा हदीस का है? तो वो है 2/5। जब किसी नंबर में से आप कोई हिस्सा निकालते हैं ना, तो वो नंबर और वो हिस्सा आप लोग मल्टीप्लाई करते। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास 100 रुपीज़ है, तो 100 रुपीज़ में से मैंने कितना हिस्सा निकालना है? 1/5। 1/5 हिस्सा निकालना है किन रुपीज़ में से? 100। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपको डायरेक्टली आंसर मिलेगा 5। अब ये 100 5 पर डिवाइड करें तो 20 आएगा, तो हमें डायरेक्टली आंसर मिलेगा। तो जब किसी नंबर में से आप कोई हिस्सा निकालते हैं तो उन दोनों को डायरेक्टली मल्टीप्लाई करें तो आंसर होगा, ठीक है। तो टोटल बुक्स हमारे पास इतने हैं, ठीक है, एक्स है। जब हदीस का हिस्सा हम इससे निकालते हैं तो हदीस का हिस्सा कितना है? 2/5 है ना। तो 2/5 को इस टोटल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हदीस का हिस्सा होगा, हदीस के बुक्स का। तो 2/5 और इसके साथ मैंने मल्टीप्लाई किया एक्स, साथ लिख दिया, मतलब मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। अब रिमेनिंग बुक्स, कितने बुक्स बाकी बच गए? टोटल इतने थे। जब टोटल बुक्स में से ये हदीस बुक्स हम माइनस करें तो बाकी बुक्स बचेंगे ना। तो टोटल में से रिमेनिंग बुक्स क्या आएंगे? टोटल तो ये है, इससे हम माइनस करेंगे ये हदीस वाले कितने हैं? ये है। तो इससे जब हम ये माइनस करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा, ठीक है। ये कौन से बुक्स है? ये रिमेनिंग बुक्स है। तो यहाँ पर इसके साथ हम प्रोसेस भी कर सकते हैं आगे, इससे ये माइनस करें और ना भी करें तो भी ठीक है। तो इसके साथ प्रोसेस भी करते हैं। तो किस तरह हम इससे ये माइनस कर देते हैं? सबसे पहले ये 5 तो डिनोमिनेटर में 5 को अच्छा इस 5 को हम एलसीएम लेते हैं, ठीक है। इसके नीचे अगर 1 लिख ले तो फिर ठीक होगा। 5 को आप लोग एलसीएम ले, फिर 5 यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होता है और यहाँ पर भी, ठीक है, दोनों साइड्स पे इस तरह होता है। इसको ज़रा मैं यहाँ पर हल कर लूँ तो 2/5 एक्स, 5 तो हमने एलसीएम ले लिया ना। 5 अब यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करें और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करें तो 5 और x मल्टीप्लाई होता है, क्या बन जाते हैं? 5x। फिर ये माइनस बीच में, फिर ये 5 और 5 कट जाते, सिर्फ 2 और x बचते हैं, तो 2x बचते हैं। फिर 5x से 2x माइनस करें। जब 5x से 2x माइनस करें तो क्या आएगा? 5 से 2x गया तो 3x बाकी बच गया और नीचे क्या है? 5 है। तो इस तरह आ गया, ठीक है, 3x/5। तो 5x से हम ये 2x माइनस करेंगे तो यहाँ पर 5 से 2 गए, 3 आ गया, x भी लिख लिया और नीचे क्या है? 5। तो ये रिमेनिंग बुक्स इतने हैं, ठीक है। टोटल इतने थे, हदीस वाले मैंने माइनस किए तो बाकी कितने बच गए? इतने बच गए, तो इसको मैंने लिख दिया रिमेनिंग बुक्स। रिमेनिंग बुक्स हमारे पास ये हैं। अब नंबर ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स। अब जो ये बुक्स बाकी बच गए, ये तो बाकी बच गए ना, इनमें से हमने मैथमेटिक्स के बुक्स निकालने हैं, ठीक है। और मैथमेटिक्स के बुक्स कितने हैं वो यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है कि 3/4 ऑफ द रिमेनिंग बुक्स, जो बुक्स बाकी बचते हैं यानी ये वाले, उसका कितना हिस्सा? 3/4 हिस्सा। तो 3/4 हम इस तरह लिखते हैं
3 और नीचे 4, इस तरफ 3/4 लिख दें, ठीक है। तो हम मैथमेटिक्स के बुक्स का हिस्सा क्या है, वो है 3/4, और 3/4 के बाद क्या ले, 3/4 ऑफ द रिमेनिंग बुक्स। 3/4 हम लेंगे, लेकिन किसका, रिमेनिंग बुक्स का। रिमेनिंग बुक्स क्या है, वो तो ये है ना, तो ये लिखेंगे रिमेनिंग बुक्स के लिए 3x/5। अब समझ गए ना, 3/4 मैंने ले लिया किसका, रिमेनिंग बुक्स का। अगर दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर हमें मिलेगा। तो आप लोग मल्टीप्लाई करें इनको, 3 3 ज़ार 9, ऊपर x भी है, और 4 5 ज़ार 20, इसी तरह आ गया, ठीक है। अब जो अब इन हदीस बुक्स के अलावा और मैथमेटिक्स के बुक्स, ये मैथमेटिक्स के बुक्स है, ठीक है, ये हदीस के बुक्स है, ये दोनों मैथमेटिक्स और हदीस के। अब इन दोनों के अलावा जो बाकी बचते हैं वो कितने हैं, वो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि वो क्या है, 642 है। तो मैंने लिख दिया द रिमेनिंग बुक्स ऑन अदर सब्जेक्ट्स, वो कितने हैं, 642, ठीक है। अब मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर कोई आपसे कहे कि मेरे पास लाइब्रेरी में कुल कितने बुक्स है, 100 बुक्स है, ठीक है। इसमें से फॉर एग्जांपल 40 बुक्स मैथ्स के हैं, और लेट्स से 30 बुक्स किसके हैं, फॉर एग्जांपल बायोलॉजी के हैं, ठीक है, बायो के हैं। तो इन बुक्स को निकाल के बाकी बुक्स कितने बच गए, तो हम बाकी बुक्स किस तरह मालूम करेंगे, हम सबसे पहले इन दोनों को जमा करेंगे, ठीक है, और फिर जो आंसर आएगा वो 100 से माइनस करेंगे तो बाकी बुक्स आएंगे ना। हम इन दोनों को जमा करेंगे, 40 + 30, और इसका जो आंसर आएगा वो हम माइनस करेंगे किससे, 100 से। तो इन दोनों को जमा करके 100 से माइनस करें तो रिमेनिंग बुक्स आएंगे। तो 100, 40 और 30, ये 70 आ रहा है, 70, 100 से 70 माइनस करें तो 30 आएगा, ठीक है। तो मतलब जब हम रिमेनिंग बुक्स मालूम करते हैं तो हम किस तरह प्रोसेस करते हैं, दोनों बुक्स को जमा करेंगे, वहाँ पर हदीस और मैथमेटिक्स बुक्स है तो दोनों बुक्स को जमा करेंगे और टोटल बुक्स से माइनस करेंगे तो रिमेनिंग बुक्स आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी अकॉर्डिंग टू द कंडीशन कुछ इस तरह है कि टोटल बुक्स से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे किसको, हदीस और मैथ्स बुक्स को। मैथ्स और हदीस, ये दोनों हदीस और मैथ्स बुक्स को जमा करेंगे और टोटल बुक्स से माइनस करेंगे तो रिमेनिंग बुक्स आ जाएंगे, ठीक है। तो अब इक्वल टू रिमेनिंग बुक, इस तरह मैंने लिख दिया। अब टोटल बुक्स हमारे पास क्या है, टोटल बुक्स तो हमने ले लिए x, ठीक है। तो टोटल बुक्स के नीचे मैं क्या लिखूँगा, x लिखूँगा, फिर ये माइनस लिखूँगा, फिर ये ब्रैकेट। फिर हदीस के बुक्स कितने हैं, हदीस के बुक्स तो ये है ना, मैंने लिख दिया नंबर ऑफ हदीस बुक्स, तो वो इतने हैं 2/5x। तो हदीस के बुक्स की जगह मैं लिखूँगा 2/5x, ठीक है। फिर ये प्लस जमा करेंगे। मैथ्स बुक्स कितने हैं, मैथ्स के बुक्स हैं 9x / 20, तो इस तरह 9x / 20, ठीक है। और ये इक्वल आएगा किसका, रिमेनिंग बुक्स का। तो रिमेनिंग बुक्स क्या है वो तो मैं लिख चुका हूँ ना, रिमेनिंग बुक्स तो हमारे पास क्या है 642। तो रिमेनिंग बुक्स की जगह मैं लिखूँगा 642। तो मैंने रिमेनिंग बुक्स किस तरह आएंगे, हदीस और मैथमेटिक्स दोनों जमा करें और टोटल से माइनस करें तो रिमेनिंग आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको हमने इक्वेशन बना लिया, इक्वेशन को हम हल करेंगे x को फाइंड करने के लिए। जब x मालूम हो जाए तो वो टोटल नंबर ऑफ बुक्स होगा जो हमें मालूम करना है। तो अब इसमें हमने क्या करना होगा, हम इसको ज़रा और सिंप्लीफाई कर देते। तो इसमें अगर आप लोग देख लें, इसको सबसे पहले ज़रा सिंप्लीफाई करें, x - 2/5 x, फिर ये माइनस इस प्लस के साथ भी मल्टीप्लाई हुए माइनस बन गया, फिर ऊपर है 9x और नीचे है 20। तो इस माइनस ने इसको भी माइनस बना दिया और इसको भी माइनस बना दिया, इक्वल टू 642, ठीक है। इसी तरह बन गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन तीनों का एलसीएम लेंगे। इसके नीचे अगर 1 लिखा जाए तो बहुत बेहतर होगा। तो अब हमारे पास है 1, 5, 20, डिनोमिनेटर में इन तीनों का एलसीएम हम लेंगे। सो सीधा यहाँ पर क्वेश्चन में सॉल्व करूँगा और यहाँ पर डायरेक्टली आंसर लिखेंगे, ठीक है। हमारे पास है x/1, फिर है -2/5x, फिर है -9x/20। तो
यहाँ पर कितने नंबर से 1 5 20, तो 1 और 5 20 का हम एलसीएम लेंगे 1 5 20, तो ये क्या आएगा। सबसे पहले इसको 5 पर डिवाइड किया जा सकता है, तो 5 पर डिवाइड करिए, 1 तो अपनी जगह आएगा, 5 1 ज़ार 5, 5 4 ज़ार 20, इसको 4 पर भी डिवाइड, ये दोनों 1 अपनी जगह आएंगे, 4 1 ज़ार 4। अब इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो 4 5 ज़ार 20 आ रहा है, तो 20 हमारा क्या है, एलसीएम है इन तीनों का। 1 5 और 20 का एलसीएम क्या है, 20, तो इस तरह हम लाइन खींच देंगे और इसके नीचे लिखेंगे 20। अभी एलसीएम इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा काम और भी आसान होगा। यहाँ पर भी मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पर भी एलसीएम मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ 20 और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 20x हम लिखेंगे ना, 20 और x मल्टीप्लाई किए तो 20x बन गया। फिर ये माइनस है तो माइनस लिख दिया। फिर इस 20 को इस 5 पर डिवाइड करें तो 5 1 ज़ार 5, 5 4 ज़ार 24 आ गया। 4 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, 4 2 ज़ार 8, और इसके साथ x भी है, फिर बीच में माइनस है। फिर ये 20 को 20 पर डिवाइड करें, 20 पर डिवाइड करें 1 आता है ना, 1 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करें, 1 9 ज़ार 9, और x भी है इसके साथ, तो x भी मैंने लिख दिया। तो इस तरह हमारा ये आता है। अब इसमें हम क्या करेंगे, अच्छा ये चीज़ वहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, ये रफ में हमने सॉल्व किया, ये यहाँ पर अब लिख देते। तो किस तरह आ गया, 20 माइनस 8x माइनस 9x आ गया, 20x माइनस 8x माइनस 9x, और डिवाइडेड बाय क्या है 20 है ना, नीचे एलसीएम आ गया था, और ये इस साइड पे इसको हम लिखेंगे। तो अब इसमें ये 20 तो अपनी जगह वापस आएगा, 20x, ये दोनों नेगेटिव है तो इन दोनों को जमा करेंगे, तो 9 और 8, 2 8 ज़ार 16 और 9 17, 8 और 9 को जमा करें 17 आता है ना, और एक एक्स भी लिख ले, ये दोनों नेगेटिव है, 9 बड़ा इसके सामने माइनस है, तो आंसर में भी माइनस, और नीचे क्या है 20 है, और फिर इक्वल टू ये 642 अपनी जगह वापस आएगा। फिर इसके बाद 20 से 17 माइनस करें आप लोग, तो 2 9 ज़ार 18 मंथ, हाँ इससे 17 माइनस करें तो 3 आएगा, ठीक है, और x भी है इसके पास, फिर नीचे है 20 और इक्वल्स 642, ठीक है। अब इसके नीचे 1 लिख ले, और हम इसमें जो है ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस तरह हो, ये 3x 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 3x 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो वापस 3x आ गया, फिर इक्वल लिखेंगे, ये 20 इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब जब 20 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 2 2 ज़ार 4, ठीक है, 2 4 ज़ार 8 और 2 6 ज़ार 12, तो हमारा आंसर है इस तरह आता है, ठीक है। अब दोनों, अब यहाँ पर ये x बाकी बचेगा, और ये 3 हम इस साइड पे ले आएंगे, ठीक है, तो इस साइड पे यहाँ पर मल्टीप्लाई और इस साइड पे ले आएंगे, तो डिवीज़न में फिर लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे, ठीक है, इस तरह लिख दिया। अब x इज इक्वल टू, अब इसको आप लोग 4 और 12 आते हैं, तो इसको आप लोग 3 पर डिवाइड करें, ठीक है। तो मैं इसके डिवाइड करूँगा 3 पे, 3 4 ज़ार 12, ठीक है, 4 आ गया, फिर 3 2 ज़ार 6, 2 बाकी बच को यहाँ पर आ गया, और 3 8 ज़ार 24 और 3 0 ज़ार 0, लोग इसको 3 पर डिवाइड करें तो आप लोगों को क्या मिलेगा, ये 4280, ठीक है। तो हमें ये मिल गया आंसर में 4280। तो तमाम बुक्स की तादाद लाइब्रेरी में कितने हैं, वो इतने हैं, तो हम लिखेंगे कि द नंबर ऑफ बुक्स इन लाइब्रेरी वो क्या है 4280, वो ये आ रहा है। अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 8 पे, तो इसमें क्या रहा है, द सेकंड एंगल इन अ ट्राइंगल इज़ 2/3 ऑफ द फर्स्ट एंगल, ठीक है। द थर्ड एंगल इज़ 36 लेस देन ट्वाइस ऑफ द सेकंड एंगल, फाइंड द एंगल्स। तो इसमें हमें ये कह रहा है कि सेकंड एंगल जो है एक ट्राइंगल का वो 2/3 के बराबर है, किसका, इस फर्स्ट एंगल का। तो हम फाइंड करेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे समझाने में। फिर है द थर्ड एंगल इज़ 36 लेस देन ट्वाइस ऑफ द सेकंड एंगल। थर्ड एंगल जो है वो सेकंड एंगल के ट्वाइस से कितना कम है,
36 कम है, वो मैं समझा दूंगा कि किस तरह ये होता है, ठीक है। फिर फाइंड द एंगल्स, एंगल्स फाइंड कर। तो हमें एंगल्स तो मालूम नहीं है, तो जो भी चीज़ हमें मालूम नहीं है उसको हम एक्स का नाम दे दें। लेकिन यहाँ पर तो 3 एंगल्स है, किसको एक्स का नाम देंगे? तो इस पहले वाले को एक्स का नाम देंगे, फिर इसके ज़रिए हम दूसरे एंगल्स भी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो मैंने लिख दिया लेट द फर्स्ट एंगल, लेट का मतलब है फ़र्ज़ करे द फर्स्ट एंगल इज़ इक्वल टू एक्स, ठीक है। फर्स्ट एंगल को मैंने एक्स का नाम दे दिया, हमें मालूम नहीं है तो एक्स दे दिया। फिर दूसरा एंगल किस तरह मालूम करेंगे? तो दूसरा एंगल इस क्वेश्चन से मालूम करें किस तरह। सेकंड एंगल इज़ 2/3 ऑफ द फर्स्ट एंगल। सेकंड एंगल क्या है? फर्स्ट एंगल का 2/3 है। 2/3 का मतलब क्या है? 2/3 हम इसे बोलते हैं 2 एंड नीचे 3 लगाते हैं तो ये बन जाता है 2/3। तो सेकंड एंगल जो है 2/3 है कौन सा एंगल का? इस एंगल का, ठीक है। तो हम लिखेंगे सेकंड एंगल इज इक्वल टू 2/3 कौन सा एंगल का? पहले एंगल का। तो पहले एंगल क्या है? वो हमने एक्स लिया है ना, तो पहले एंगल का इस तरह मैंने लिख दिया। तो 2/3 ऑफ पहले एंगल, ठीक है, इस तरह आप लोग लिखें। फिर थर्ड एंगल भी हम क्वेश्चन से फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है? थर्ड एंगल इज 36 लेस देन द ट्वाइस ऑफ द सेकंड एंगल। जब हम सेकंड एंगल का ट्वाइस लें, ठीक है, ट्वाइस मतलब डबल, ठीक है। सेकंड एंगल ये है ना, इसका ट्वाइस लेंगे, इसका डबल लेंगे, तो इसका ट्वाइस इस तरह होगा 2/3। ये तो सेकंड एंगल है, ट्वाइस मतलब 2 में मल्टीप्लिकेशन दे, ठीक है, डबल ले। फिर इससे क्या? 36 इससे लेस करें। 36 मैंने लेस कर दिया मतलब माइनस कर दिया, तो थर्ड एंगल इसके बराबर होगी, ठीक है। सेकंड एंगल का ट्वाइस, उससे क्या लेस करें? 36, तो थर्ड एंगल इसके बराबर है। क्वेश्चन में ये बता रहे हैं। इसको अब हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। इस 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 4 बन जाएगा। ऊपर x है और नीचे क्या है? 3 है, फिर माइनस ये 36 अपनी जगह लिख लें, ठीक। तो इस तरह हम सिंप्लीफाई भी इसको कर सकते हैं। अब यहाँ तक तो हमने एंगल्स बना दिए। पहला एंगल 2/3 ऑफ द फर्स्ट एंड ट्वाइस ऑफ द सेकंड डिक्रीज बाय 36, और 36 लेस देन ट्वाइस ऑफ द सेकंड, तो इस तरह आ रहा है। अब हमें मालूम है, हम जानते हैं कि अगर हम ट्राइंगल के तीनों एंगल्स को जमा करें तो क्या आएगा? एज वी नो दैट द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180। तो ये हमें मालूम है, ये हमें आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि अब जब हम ट्राइंगल के तीनों एंगल्स को जमा करें तो वो किस चीज़ के बराबर आएगा? 180 के बराबर है, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। इसको मेमोराइज़ करें, याद कर लें। तो तीनों एंगल्स किस तरह है? वो तीनों एंगल्स हम जमा करेंगे और आंसर किसके बराबर लिख देंगे? 180 के बराबर, ठीक है। यह हमें पहले से मालूम है, ये सिर्फ आप लोग याद कर लें कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम किसके बराबर है? 180 के बराबर है। तो पहला एंगल क्या है? x है। फिर दूसरा एंगल क्या है? ये है 2/3x है। और प्लस तीसरा एंगल क्या है? वो तो ये है 4/x, 4x/3 माइनस 36। ये तीनों एंगल्स मैंने जमा कर दिए, पहला, दूसरा और तीसरा, और इनका सम जब ये जमा करें तो इनका आंसर किस तरह है? वो आएगा 180। ये डिग्री का निशान है, ठीक है। अच्छा, तो इनका सम 180 के बराबर मैंने ले लिया, ठीक है। अब इसमें x मालूम करेंगे तो पहला एंगल होगा, फिर बाद में दूसरे एंगल्स भी हम आसानी से मालूम कर सकते हैं। तो अगर इसमें 3 डिनोमिनेटर में आ रहा है, अगर 3 हम इन चारों के साथ, 5 है ना, इन 5 टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करें 3, तो 3 से हमारा पीछा छूट जाएगा और हम आसानी से फिर x को मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 मल्टीप्लाई करते हैं इससे भी, 3 मल्टीप्लाइड बाय x, फिर प्लस 2/3x मल्टीप्लाइड बाय 3, यहाँ भी 3 मल्टीप्लाई किया, ठीक है। ये x है और ये मल्टीप्लिकेशन, फिर प्लस 4x डिवाइड बाई 3, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस 36, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करें, फिर 18, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करें। तो चारों को मैंने, पांचों को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, तो 3 और x मल्टीप्लाई हो गए तो बन जाएगा 3x,
फिर ये 3 और ये 3, ये ऊपर है ये नीचे, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। 2 और x बाकी बच गए, प्लस b है बीच में, तो 2 और x बच गए। फिर प्लस ये 3 और 3 कैंसिल हो गए, 4 और x बच गए। फिर माइनस, अब इस 36 को हम 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 6 ज़र 18, 1 कैरी, 3 3 ज़र 9, 1 10, ठीक है। 3 6 18, 3 3 9 1 10। फिर इक्वल्स, अब हम इसको 3 से मल्टीप्लिकेशन है, 3 0 ज़र 0, 3 8 24, 2 कैरी, 3 1 ज़र 3 और 2 5, ठीक है। 3 8 24, 3 3 5। अच्छा, तो इसके से मल्टीप्लिकेशन है तो ये आता है। अब हम इन तीनों को जमा करेंगे, 3 तीनों के साथ x है ना, लाइक टर्म्स है, तो 3 + 2 5 और 4 9, तो ये आता है 9x, ठीक है। और ये -108 इज इक्वल टू, ये अपनी जगह आएगा 540, ठीक है। अब ये x वाला यहाँ पर रहेगा और ये हम इस तरफ ले आएंगे, तरीक़ा तो आप लोग जानते। तो ये 9x यहाँ पर रहेगा, फिर इक्वल, फिर ये लिखेंगे 540, ये यहाँ पे आएगा तो ये माइनस है, यहाँ पर बन जाएगा प्लस, ठीक है। रूल्स तो आपको पता। फिर 9x और इन दोनों को हम जमा करेंगे, तो 8 और 0 8 आ गया, फिर 0 और 4 4 आ गया, और 1 और 5 6 आ गया, ठीक है। तो इस तरह बन गया 8 0 8 0 4 4 1 5 6। अब ये x हमने मालूम करने हैं, तो ये x यहाँ पर छोड़ेंगे, ये 9 इस साइड पे ले आएंगे, तो इस साइड पे जब आएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई, यहाँ पर डिवीजन में आएगा, नीचे लिखेंगे हम इसके, तो 6 4 8 और ये यहाँ पर इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब इसको आप लोग 9 पर डिवाइड करें कि क्या आता है। जब ये 9 पर डिवाइड किया जाता है तो हमें क्या मिलते हैं, 9 7 ज़र 3 63, 1 यहाँ पे आ गया, 9 2 ज़र 18, तो हमें मिलता है 72, ठीक है। तो x हमारा आ गया 72। x हमने लिया था किसके बराबर, x तो हमारा पहला एंगल था ना, तो पहला एंगल कौन सा क्या होगा, फिर 72 होगा, ठीक है। x तो पहला एंगल है, तो पहला एंगल 72 होगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा द फर्स्ट एंगल वो हमने क्या लिया था, x लिया था, और x तो हमने मालूम कर दिया कि वो क्या है 72 के साथ ये डिग्री भी लिख लिया, डिग्री, ठीक है। फिर सेकंड एंगल, द सेकंड एंगल वो हमने क्या लिया था, वो तो हमने 2/3 लिया था ना इसका, वो तो हमने इस तरह लिया था, अगर आप ऊपर हमने देख लिया हो तो सेकंड एंगल तो हमने इस तरह लिया था 2/3x, तो सेकंड एंगल हमने इस तरह लिया था। अब 2/3 और x की जगह हम ये 72 लिखेंगे, इसके बराबर है ना, तो 72 लिखेंगे। अब 72 को आप लोग 3 पर डिवाइड करें, 72 डिवाइड बाई 3, तो हमें मिलता है 24, ठीक है। तो 3 1 ज़र 3 और 3 2 ज़र 6, 1 यहाँ पर आ गया, और 3 4 ज़र 12, 2 और 24 मल्टीप्लाई करें, 2 4 ज़र 8 और 2 2 ज़र 4, तो हमें 48 मिलता है। ये डिग्री भी इस पर लगा रहे, तो दूसरा एंगल फिर क्या है, 48 है। तीसरा एंगल, थर्ड एंगल फिर क्या होगा, तीसरा एंगल हमने क्या लिया था, वो हमने लिया था 4x/3 - 36, वो हमने इस तरह लिया था। तो तीसरा एंगल मैंने लिया था 4x डिवाइड बाई 3 - 36, इस तरह लिया था। अब इसमें x की जगह हम क्या डालेंगे, 72 डालेंगे, 4 × 72 डिवाइड बाई 3 - 36, ठीक है। इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर देते, तो इस 72 को 3 पर डिवाइड करें, 3 1 ज़र 3, और यहाँ पर हमने डिवाइड किया 24 आ गया था ना, तो यहाँ भी 24 आएगा। बस 24 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें, 4 4 ज़र 16, 1 यहाँ पे आ गया, 4 2 ज़र 8 1 9 और माइनस ये 36, ठीक है। 4 16 4 2 9। अब 96 से 36 माइनस करें तो 6 से 6 0 और 9 से 3 6 आएगा, तो ये 60 डिग्री आ गया, ठीक है। ये डिग्री का निशान। अगर आप लोग अपना जवाब चेक करना चाहते हैं कि ठीक है या गलत है, तो 72 48 और 60 को जमा करें। अगर आप लोगों के पास 180 आ जाए तो फिर आंसर ठीक होगा, अगर 180 नहीं आता तो फिर आंसर गलत होगा। मैं चेक कर देता हूँ, 72 +
दूसरा कौन सा है 48, फिर है प्लस, तीसरा है 60। तो तीनों को मैंने ऐड किया, हम मेरे पास आ रहे हैं 180, तो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 9 पे। इसमें कह रहा है द डिफरेंस इन मेजर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स इज 40, सो फाइंड द एंगल्स। ठीक है, हमारे पास दो एंगल्स है, सप्लीमेंट्री एंगल्स है, उनके उन एंगल्स के मेजर में डिफरेंस क्या है, वो 40 है। तो वो एंगल्स हमने मालूम करने। सबसे पहले आपने समझना होगा कि सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनको जमा करने से क्या आता है, 180 आता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इस तरह ले लूँ कि 110 और दूसरा एंगल ले लूँ 70, अगर इन दोनों को जमा करें तो क्या आएगा, 180 आएगा ना। तो ये दोनों फिर क्या है, ये दोनों है सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जो जिनके जमा करने से क्या आता है, 180 आता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस तरह ले लूँ 100 और दूसरा ले लूँ 80, ये दो एंगल्स मैंने ऐड किए, इससे क्या आएगा, 180 आएगा। तो मतलब ये दो ऐसे एंगल्स है जिससे 180 आता है, तो ये दोनों एंगल्स क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो हमेशा आप लोगों को नहीं याद करना। और कम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनके सम करने से 90 आता है, पिछले क्वेश्चन में हो चुका है। अच्छा, तो हमारे पास दो सप्लीमेंट्री एंगल्स है, वो हमने मालूम करने। ठीक है, कंडीशन ये बता रहा है। तो सबसे पहले मैंने लिख दिया कि सम ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो मैंने भी कह दिया कि सप्लीमेंट्री एंगल्स को अगर हम जमा करें तो वो क्या आएगा, 180 डिग्री आएगी। ये डिग्री का निशान है। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिसको जमा करने से क्या आता है, 180। तो मैंने इस तरह लिख दिया। अब हमें एंगल्स मालूम नहीं है, तो जब मालूम नहीं है तो हम एक्स का नाम दे देंगे, एक्स को फिर मालूम करेंगे। तो मैंने लिख दिया लेट वन एंगल, फर्स्ट एंगल मैंने ले लिया एक्स। ठीक है, पहला एंगल मैंने एक्स ले लिया। अब दूसरा क्या होगा, तो हमारे पास फॉर एग्जांपल दो एंगल्स है, सप्लीमेंट्री एंगल्स है। ठीक है, ये एक हुआ, ये दूसरा हुआ। अगर इनको सप्लीमेंट्री एंगल्स है जो, तो फिर इनको जमा करें तो 180 आएगा ना, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री है। तो एक तो मैंने ले लिया एक्स। ठीक है, एक एंगल तो मैंने एक्स ले लिया। अब ये दूसरा कौन सा है, दूसरा हमने मालूम करना है। तो जब ये दूसरा हम मालूम करेंगे तो हम इस एक्स को इस साइड पे ले आएंगे। ठीक है, तो ये दूसरा मालूम हो जाएगा, ये अकेला बच जाएगा। और एक्स को हम इस साइड पे ले आएंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव है ना, जब इस साइड पे ले आएंगे एक्स 180 के बाद लगाएंगे तो फिर ये माइनस बन जाएगा -x। ठीक है, तो एक्स को मैंने इस साइड पे ले आया, तो ये दूसरा एंगल इसके बराबर है। ठीक है, एक्स को अगर इस साइड पे ले आए तो इस तरह बनता है। तो दूसरा एंगल फिर ये होगा, पहला एक्स, दूसरा एंगल इस तरह होगा। तो दूसरा एंगल मैंने ले लिया 180 -x। ठीक है, अब हमें बता रहा है कि इनका डिफरेंस किसके बराबर है, 40 के बराबर। ये क्वेश्चन में हमें बता रहा है। ठीक है, इनका डिफरेंस मतलब इनसे अगर पहले वाले से दूसरा वाला माइनस किया जाए तो फिर इनका डिफरेंस 40 के बराबर है। ठीक है, और दूसरा वाला जो भी एंगल, फॉर एग्जांपल अगर एक एंगल आपको गिवन है फॉर एग्जांपल 100 है, और दूसरा कौन सा है कि हमारे पास क्या आ जाए, 180 आ जाए, तो हम क्या करेंगे, इस 180 से ये माइनस करेंगे तो फिर हमें मिलेगा 180 से 100 माइनस करें तो 80 मिलेगा, मतलब दूसरा क्या है, 80 है। तो इस तरह हमने यहाँ पर भी किया, इससे ये माइनस करें तो ये वाला आएगा, तो ये हमने माइनस किया तो ये आंसर आ गया। अच्छा, तो इन दोनों का डिफरेंस अगर इससे ये वाला माइनस किया जाए तो वो क्वेश्चन में बता रहा है कि उस किस चीज़ के बराबर है, 40 के बराबर है। तो मैंने लिख दिया अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अगर पहले एंगल से, पहला एंगल ये है, माइनस किया जाए दूसरा एंगल है 180 -x, तो वो किस के बराबर है, 40 के बराबर है, वो हमें क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो x मैंने लिख दिया, फिर माइनस ये 180 लिख दिया, फिर ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो गया प्लस, फिर ये दूसरा x इज इक्वल टू 40। ठीक है, अब ये नंबर इस साइड पे ले आएंगे और ये x दोनों जमा करेंगे। तो ये x फिर मैंने ले लिया प्लस ये x और इक्वल फिर 40 और ये माइनस नेगेटिव 180 इस साइड पे आ गए तो ये फिर प्लस बन गया। x और x ऐड करें 2x आता है और इन दोनों को ऐड करें तो
20 200 और 220 आता है, ठीक है। अब ये एक्स हमने मालूम करना है, तो ये 2 इस साइड पे ले आएंगे, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ पर डिवीजन में नीचे आ जाएगा, तो इसके नीचे लिखेंगे, ठीक है। अब इसको इस पर डिवाइड करें तो 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 0, तो क्या आता है, ये आता है। इसको 2 पे डिवाइड किया तो 110 आता है, मतलब पहला एंगल क्या है, 110 है, तो दूसरा क्या होगा, वो 70 ही होगा। 170 को हम मल्टीप्लाई करें, जमा करें तो 180 आता है। तो पहला एंगल में तो एक्स लिया था और वो एक्स क्या आ गया, 110 आ गया, तो मैं लिखूँगा फर्स्ट एंगल, वो मैंने x लिया था और x क्या आ गया, 110। फिर सेकंड एंगल क्या होगा, सेकंड एंगल मैंने क्या लिया था, 180 माइनस एक्स, तो मैंने लिया था 180 माइनस एक्स, तो यहाँ पर 180 तो अपनी जगह आएगा और x की जगह हम ये लगाएंगे, इसके बराबर है ना 110। तो जब 180 से 110 माइनस किया जाए तो हमें मिलता है 70, तो दूसरा एंगल फिर क्या है, 70 है। तो ये दोनों वो एंगल्स है जिसको हम जमा करें तो 180 आता है, ठीक है, 110 और 70, तो ये सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 10 पे। इसमें क्या रहा है, नूर इज़ 5 years older देन उमेर। नूर जो है उमेर से 5 साल उम्र में बड़ी है। आफ्टर 4 years, 4 साल के बाद क्या होगा, उमेर विल बी हाफ एज ओल्ड एज नूर। फिर उमेर का उम्र जो है नूर की उम्र के आधे के बराबर हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल नूर का उम्र 8 है तो फिर उमेर का क्या होगा, वो आधा होगा, 4 होगा। अगर नूर का उम्र 12 है तो इसका आधा होगा उमेर का, वो क्या होगा, 6 का इस तरह होगा, ठीक है, आधे के बराबर। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, तो अब उनकी प्रेजेंट एजेस क्या है, ठीक है, अब मौजूदा उम्रें उनकी क्या है, तो वो हमने मालूम करनी है। तो मैंने लिख दिया लेट द प्रेजेंट एज ऑफ उमेर। उमेर की प्रेजेंट एज, मौजूदा दौर में उमेर का एज क्या है, तो हमें मालूम नहीं है, तो हम एक्स ले लेंगे, मैंने ले लिया एक्स, ठीक है। देन द प्रेजेंट एज ऑफ नूर, हमें तो क्वेश्चन में ये बता रहा है कि इसके साथ ईयर्स भी लिख ले तो ज़्यादा आसान बन जाएगा। ईयर्स, एक्स ईयर्स, ठीक है, इतने साल एज है किसका, उमेर का। फिर नूर कितने साल बड़ी है, 5 years बड़ी है। तो जब नूर का एज हम मालूम करेंगे तो इसके साथ 5 और ऐड करेंगे ना। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उमेर 10 साल का है तो फिर नूर के 5 साल और ऐड करेंगे तो फिर वो 15 की होगी, ठीक है, 5 साल बड़ी है वैसे भी। तो उमेर के साथ अगर हम 5 जमा करें तो फिर नूर का उम्र आएगा, क्योंकि नूर 5 साल बड़ी है, तो नूर का उम्र फिर इस तरह आएगा, x + 5। अब 4 साल के बाद, तो मैंने लिया आफ्टर 4 years, 4 साल के बाद क्या होगा, तो अब इसकी उम्र तो x है, अगर इस पर 4 साल और गुजर जाए, मतलब इसके साथ हम 4 साल और जमा करें तो क्या बन जाएगा, तो x उमेर का एज क्या होगा, x थी लेकिन 4 साल और गुजर गए तो हम इसके साथ 4 और भी जमा करेंगे तो ये बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर नूर का एज क्या होगा, नूर का एज तो x + 5 है लेकिन 4 साल और जमा करेंगे क्योंकि 4 साल इसमें गुजर गए, तो x + 4 4 नहीं है, x + 5 के साथ मैं 4 और जमा करूँगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा x और 5 + 4 ये बन गए x + 5 + 4 9, तो ये फिर बन जाएगा x + 9, ठीक है, x + 9 years, इतने साल। 4 साल बाद उमेर की एज इतनी है और नूर की एज इतनी है, ठीक है। अब हम अकॉर्डिंग टू द कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन शर्त को बोलते हैं, ठीक है, हमें कौन सा शर्त गिवन है। तो कंडीशन हमारे पास इस तरह है, अगर दोनों को हम ले लें, 4 साल बाद उमेर की उम्र क्या है, वो है x + 4, और 4 साल बाद नूर की उम्र क्या है, वो है x + 9। लेकिन हमें क्वेश्चन में ये बता रहा है कि आफ्टर 4 years, 4 साल के बाद क्या होगा, उमेर विल बी
हाफ एज ओल्ड एज नूर, उमेर का उम्र नूर के उम्र से आधा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 4 साल बाद फॉर एग्ज़ाम्पल नूर की उम्र 8 ईयर्स है, ठीक है, 8 साल है, तो फिर उमेर का इससे हाफ होगा, आधा होगा, आधा इसका 4 आता है ना, इस तरह होगा। अगर 4 साल बाद नूर की उम्र 10 साल है तो इसका उमेर का उम्र फिर इससे आधा होगा, आधा किस तरह 5 होगा, तो इस तरह होगा। तो फिर हमारा प्रॉब्लम इस यहाँ पे क्रिएट होता है कि हम इसमें x की वैल्यू किस तरह मालूम करते। तो ये उमेर का उम्र है और ये नूर का है, ठीक है, और ये इससे आधा है। तो इनको जब हम इक्वल कर देते, इक्वेशन बनाते, तो फिर आसानी से हम जो है ना सॉल्व कर सकते। तो ये इससे आधा है, इसको हम इक्वल किस तरह बनाते, या तो इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करें, सॉरी इसके साथ ये आधा है ना इसका, या तो इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करें तो इसके बराबर आ जाएगा, या इसको 2 पर डिवाइड करें तो इसके बराबर आ जाएगा। तो अगर मैं इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करूँ तो फिर ये दोनों बराबर बन जाएगी ना। तो हम इस छोटे वाले को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके बराबर आ जाएगा, 2 5 ज़ार फिर 10 आता है, ठीक है। तो हमें इस तरह बता रहे हैं कि ये जो है हाफ है किसका, इसका। तो अगर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो फिर ये आएगा, या इसको 2 पर डिवाइड करें तो ये आएगा, दोनों भी आप कर सकते हैं। तो अगर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो फिर इसके बराबर आ गया। तो मैंने इक्वेशन बना दी, इक्वल साइन बीच में डाल दिया, लेकिन शर्त के मुताबिक, ठीक है। अब इसमें x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारी उम्र फाइंड हो जाएगी। तो 2 और x मल्टीप्लाई करें 2x, फिर प्लस 2 4 ज़र 8, फिर इक्वल ये x अपनी जगह, फिर प्लस 9 अपनी जगह, फिर ये 2x यहाँ पर रहेगा, इसको इस लाइन पे ले आएंगे 8 को, तो x प्लस 9 और यहाँ पर आएगा तो -8 बन जाएगा, ठीक है। फिर 2x अपनी जगह, ये x इस साइड पे ले आएंगे तो -x इस साइड पे ले आएंगे तो -x बन गया, फिर इक्वल 9 से 8 गए तो 1 बाकी बच गया। 2x से x माइनस करें तो एक ही x बचेगा ना, 1 यहाँ पर है लेकिन लोग लिखते नहीं, और फिर इक्वल टू 1। तो x हमें फाइंड हो गया, वो क्या आ गया 1। तो x हमने क्या लिया था, x तो हमने ले लिया था उमेर का प्रेजेंट एज। तो इसका मतलब है कि उमेर कितने साल का है, 1 ही साल का है, और नूर इससे 5 साल बड़ी है तो फिर वो 6 साल है की होगी, ठीक है। तो मैं लिख दूंगा कि उमेर्स प्रेजेंट एज वो हमने x लिया था और वो क्या है 1, तो ये 1 ईयर है। उमेर कितने साल का है, 1 साल का है। और फिर नूर्स प्रेजेंट एज, नूर का प्रेजेंट एज वो तो इससे 5 साल बड़ी है ना, तो इसके साथ 5 और जमा करें तो x की जगह हम 1 लिखेंगे और वो इसके साथ 5 जमा करें तो क्या है कि 6 आएगा। तो नूर कितने साल की है, वो इससे 5 साल बड़ी है, तो जब ये 1 का होगा ये फिर 6 ईयर्स की होगी।